हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं एक स्पॉट में हूँ और मैं आज आपको ये चीज़ बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आपको थंबनेल करना है, किस तरह से किसी भी कंपोजिशन को कंपोज करना है। देन उसके अंदर रूल ऑफ थर्ड कैसे काम करेगा, कैसे आप एक तैयार करेंगे कंपोजिशन। और यही होता है हमारे जो भी फाइनल रिजल्ट आता है, जो यहीं से शुरू होता है, ये जो बेसिक चीज़ों से। तो आज हम उसी चीज़ को पूरा करेंगे, देखेंगे। तो और कुछ इस तरह से भी आप बोर्ड कम बैग यूज़ कर सकते हैं। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। काफ़ी प्यारा है। आज मैं आपको थंबनेल के जरिए, आपको स्केचिंग के जरिए आपको समझाऊंगा कि कंपोजिशन कैसे कंपोज किया जा सकता है और कैसे लेआउट करना है। बहुत सारी बातें आएगा, तो बने रहिएगा। और ये मैं बोर्ड कम बैग का काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा तो मैं इसलिए आपको शेयर करना चाहूँगा। इसके अंदर एक बैग भी है जिसके अंदर बहुत सारे सामान A4 के अंदर, A4 साइज में बहुत कुछ मटेरियल्स आ जाएगा। ओके, तो काफ़ी अच्छा है, ये प्यारा है और मैं दिखाता हूँ। बैग भी काफ़ी अच्छा मजबूत है। ओके, जैसे कि देख सकते हैं ये स्कॉलर का स्केच बुक है और इसके अंदर आने के बाद भी इतना स्पेस बच रहा है, तो आप समझ रहे हो कि काफ़ी अच्छा स्पेस है। इसके अंदर आपके आप वाटर कलर के स्केच बुक एंड केक कलर्स भी कैरी कर सकते हैं, जिससे कि आप ऑन द स्पॉट में छोटा सा कैरी करके आप काम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ स्केच पेन, स्कॉलर्स का स्केच बुक लेके आया। कुछ इस तरह से माइक्रो पेन है, कुछ ब्रश स्ट्रोक है। ये सब चीज़ें जो है आपको आर्टिकट में अवेलेबल हो जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सब चीज़ को लिंक्स मिल जाएगा। तो चलिए मैं कुछ स्टार्ट करता हूँ। और स्टार्ट करते समय बहुत कुछ बातें सामने आएगा। तो जैसे कि मेरे सामने कंपोजिशन है, तो सबसे पहले वो कंपोजिशन जो कि यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आपको, तो बाएं से लेकर के वो जो कलर वाला बिल्डिंग से लेकर के दाएं बहुत स्पेस तक हमें वो एरिया मिल रहा है। तो उसके अंदर हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, तो मैं ये इसके बैक साइड में थोड़ा सा प्लानिंग करूंगा कि आपको बताने के लिए कि आपको छोटे छोटे बॉक्स बना लेना चाहिए। तो A4 के अंदर भी आप छोटे छोटे बॉक्स ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, ये बॉक्स क्यों बनाना है कि एक थंबनेल तैयार करना है, कि आपको देखना है कि ये इसमें कैसा लग रहा है, किसी सिंगल्स में लिंक को करेंगे तो कैसा लगेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, किसी में आपको, किसी बॉक्स में आपको, मान लो कि ये राइट वाला जो बिल्डिंग है उसको बड़ा करके बना के देखो कैसा लग रहा है, ऐसे बड़ा करके। और इसके ये जो प्लानिंग के लिए आपको बहुत ह्यूज टाइम नहीं लगेगा, बट क्या होता है, इससे क्या होता है, आपके जो है अच्छे पेपर खराब नहीं होगा। और एक मास्टर आर्टिस्ट हो सके वो हर बार थंबनेल नहीं करते हैं, बट उनको देख के आप ना करें ऐसा। आप जरूर थंबनेल कीजिए, क्योंकि यही रास्ता है। तो एक मास्टर आर्टिस्ट बार बार काम करते हुए वो सब लोकेशन पे जाते ही उनके माइंड में ये सब चीज चल जाता है, शुरू हो जाता है चलना, कि उसको कैसे कंपोज करेंगे। इतने बार काम करते हैं कि बहुत आसानी से उस पार्ट में कुछ इम्प्लीमेंट कर देना, कुछ ऐड ऑन कर देना, ये सब चीज बड़ी आसानी से कर लेते हैं। बट एक जो बिगनर्स लेवल में या जो ऑन द स्पॉट में आप स्टार्ट कर रहे हो, अभी जर्नी टूर शुरू किया आपने, तो आपको इस तरह से प्लान करना है कि स्टार्ट करना है इस तरह से कि देखो कैसे एक सिंगल घर को बड़ा करके अच्छा लग रहा है, या थोड़ा सा ये कलरिंग वाला बिल्डिंग छोड़ के हम अगर राइट से ऐसा कुछ बिल्डिंग्स को लेते हैं और जिसके अंदर कुछ इस तरह से चीजें आ जाएगा। इसके बाद हम आएंगे रूल ऑफ थर्ड क्या है, ये सब चीज में। तो इस तरह से आप बिल्डिंग्स को कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या, हम जैसे एक छोटे पेपर के अंदर बनाने गया तो राइट में मुझे स्पेस कम पड़ रहा है ऐसा महसूस होने लगा।
तो इसीलिए थंबनेल जरूरी है कि आप जब काम करते हो तो आपको पता लगता है कि मुझे कहाँ मुझे अपने आप को मेंटेन रखना है, कहाँ अपने आप को प्लानिंग ठीक से रखना है, जिससे कि हर स्पेस मुझे ठीक से मिले जैसे कि मैं चाहता हूँ। और इतना सा करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा तो टाइम नहीं लग रहा है, बहुत मिनिमम टाइम लगेगा आपको। 5-10 मिनट का टाइम है, 5-10 मिनट दे दिया तो आपके अच्छा एक पेपर जो कि खराब होने से बच सकते हैं। ठीक है, तो एक दफ़ा ये प्लानिंग हो गया, इस तरह से आप काम को कर सकते हैं। और यहाँ पे उसके बाद आता है कि ड्राइंग में एक्यूरेसी क्या क्या ड्राइंग में रखना है, उसके बाद आता है क्या हटाना है क्या रखना है, वो सारी बातें भी मैं थोड़ा बड़ा करके स्केच करूंगा, उसके अंदर समझाऊंगा। उससे पहले थोड़ा बात करना चाहूंगा रूल ऑफ थर्ड की। रूल ऑफ थर्ड क्या है? तो यहाँ पे रूल ऑफ थर्ड अगर मैं बताऊं तो रूल ऑफ थर्ड इस पेपर के अंदर इस तरह से मूव कर रहा है। रूल ऑफ थर्ड कहने का मतलब है पेपर चाहे वर्टिकल में हो चाहे हॉरिजॉन्टल में हो, उसको बराबर हिस्सों में दो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के जरिए आपको डिवाइड करना है। तो ये एक पेपर हो गया मेरा जो कि लैंडस्केप मोड में है, और एक पोर्ट्रेट मोड में है जो मेरा पेपर। इसको भी उसी तरह से भाग लगाते हैं। ठीक है, मैं अंदाजन किया है थोड़ा, ऐसे ही बहुत एक्यूरेसी जरूरत नहीं है, एकदम मोटा मोटा आपने रख दिया। तो ये जो टेक्निक है, मतलब ये जो तरीका है जिस तरह से दो हॉरिजॉन्टल और दो वर्टिकल लाइंस के जरिए पेपर को आपके जो फ्रेम बनाया आपने उसको डिवाइड करने को हम क्या बोलते हैं? रूल ऑफ थर्ड। इन लाइंस को बोलते हैं गोल्डन लाइन बोलते हैं, और ये लाइन जहाँ जुड़ता है उसको गोल्डन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज है, आप यूट्यूब पर भी बहुत सारी चीज आपको इसके ऊपर मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूंगा कि क्या होता है कि रूल ऑफ थर्ड क्यों होता है और क्यों हमें यूज करना चाहिए। अक्सर आर्टिस्ट फोटोग्राफर जिनको थोड़ा नॉलेज है ये चीज यूज करते हैं। इससे क्या होता है, ये क्यों करते हैं कि ये जो लाइंस है ना, हमने आंखें इन लाइंस को देखना पसंद करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं बात करूंगा कि इसको कैसे सजाना होता है। जिस तरह से आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने रूल ऑफ थर्ड के मुताबिक अगर मैंने ये भाग लगाया तो एक पॉइंट यहाँ पे गोल्डन पॉइंट, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ठीक है, और गोल्डन लाइंस पे भी तो जरूरी नहीं है कि, हाँ यहाँ पे एक बात बताऊं कि ये गोल्डन लाइंस और गोल्डन लाइंस जुड़ते हुए जो गोल्डन पॉइंट आ रहा है, किसी भी चीज का फोकल पॉइंट हम वहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे चीजों में कुछ यूनिक चीज है, आप उसको फोकस करना चाहते हैं इस पेंटिंग के अंदर, वो आपके फोकल पॉइंट हो सकता है। फोकल पॉइंट ओनली सिर्फ एक एरिया, छोटा सा पॉइंट नहीं होता, एरिया भी होता है। कई बार क्या होता है, जो गोल्डन लाइन पे भी बहुत सारे सब्जेक्ट होने के बाद वो पूरा सब्जेक्ट भी ब्यूटीफुल लगता है, क्योंकि ये लाइन ही तो है, हमें देखने पसंद होता है ना हमारे आंखों को। तो जिसके वजह से गोल्डन लाइंस भी उतना ही हमें अच्छा लगता है। उस लाइंस में अगर कुछ एलिमेंट्स या कुछ ऐसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहता है तो अच्छा लगता है। दूसरा बात है कि अगर कुछ मान लो फिगर ऐड कर रहे हो तो आप इस एरिया में ऐड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि 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 ये हमारा गोल्डन पॉइंट है। तो ऐसा अगर गोल्डन पॉइंट है, अगर कुछ चीज़ें आपके बिल्कुल वहाँ पे हिट कर रहा है, या आप थोड़ा बहुत कंपोजिशन को शिफ्ट करके अगर गोल्डन पॉइंट पे लेके आ सकते हैं आपके फोकल पॉइंट, तो भी बेहतर हो सकता है। तो आज के बाद जब भी आप कंपोजिशन देखेंगे तो ये वाला जो फॉर्मेट है जिसे हम रूल ऑफ थर्ड बोलते हैं, आप उसको उसमें मन ही मन में उसको देखने की कोशिश करना कि ये रूल ऑफ थर्ड ऐसे ऐसे चल रहा है, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगा रूल ऑफ थर्ड के अंदर किस तरह से आर्टिस्ट उसको प्रेजेंट किया, किस तरह से क्या चीज सजाया। ठीक है, ये बहुत बेसिक है, बहुत जरूरी है, जो चीज हम सोचते नहीं। कंपोजिशन बनाया, कंपोजिशन के अंदर कुछ भी घर वर बनाया, जो भी कुछ बनाया, एक बकरी बनाया, ये एकदम साइड में लाके छोड़ दिया पेपर के, तो वो गलत है। ये कंपोजिशन में ठीक से फ्रेम के अंदर रखना पड़ेगा, वो होने से उसकी कुछ कहानी क्रिएट करना पड़ेगा। वो है, जा रहा है, आ रहा है, क्या है क्या नहीं है ना। कई बार क्या होता है उसके अगर मूवमेंट हम अंदर की तरफ कर देते हैं तो क्या होता है कि व्यूअर्स की जो नजर अंदर की तरफ लेके जाता है। तो ये चीजें भी सोचना पड़ता है कि ऐसा नहीं बकरी डाल दिया, किधर भी मुंह करके डाल दिया, फ्रेम के बाहर चला गया, ये सब नहीं कर सकते।
उसको फ्रेम के अंदर कैसे आएगा वो भी हमें देखना होता है कि फ्रेम के अंदर कैसे आएगा। तो उसी हिसाब से उसके मुंह उस डायरेक्शन में डालते हैं, जैसे कि उस व्यूअर्स को हम उस एरिया में दिखाने के लिए उस एरिया में लेके जाने की कोशिश करते हैं। अभी मैं इसी चीज को थोड़ा बड़े में करूंगा, थोड़ा अच्छी तरह उसको ड्राइंग करूंगा, उसके अंदर मेरा थॉट प्रोसेस क्या चलेगा वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। ओके, अभी यहाँ पे मैं एक फाइनली एक पूरा पेपर में एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको कि वो कैसे करना, क्या हो सकता है। तो अभी मेरा जो थंबनेल मैंने तैयार किया वो भी मैं ऊपर ऐसे खोल देता हूँ, जिससे कि मैंने जो आइडिया किया है वो भी मुझे नजर आता रहे। आपको नजर नहीं आएगा, मुझे आएगा, शायद पेपर के बाहर जा रहा है। ओके, तो खैर क्या है कि मैंने ये चीज नोटिस किया कि जब मैं यहाँ से बना रहा था तो वो राइट में स्पेस नहीं मिल रहा था। अभी मेरे पास अच्छा खासा स्पेस है, उसके हिसाब से मैं इसको सजाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे भी मैं वो जो रेफरेंस है उसके अंदर मैं मन में एक आउटलाइन, मतलब बॉर्डर चारों तरफ से एक लैंडस्केप ये वाला जो मैं फ्रेम मतलब देखने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए इसके यहाँ पे एक लेआउट कार्ड भी होता है। मैं पिछले कुछ वीडियो में भी लेआउट कार्ड का भी बताया कि जिसके अंदर से आप देख के उसको फ्रेम कर सकते कि कहाँ से कहाँ तक लेना है। तो ऐसा करके एक फ्रेम मैंने यहाँ पे मन में ड्रॉ कर लिया है। और इस बार मैं थोड़ा और चेंज करूंगा। इस बार मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो कलरिंग बिल्डिंग को भी लेके चलूंगा, पता नहीं क्यों उसको भी रखने का ऐसा सोच रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ऐसा करते हुए उसके ऊपर मैं ड्राइंग करूंगा। ठीक है, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मेरा अगर गोल्डन पॉइंट रूल ऑफ थॉट यहाँ पे ऐसा काम कर रहा है, तो ये जो लाइंस है, गोल्डन लाइंस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे जो बिल्डिंग्स है उसको पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ हल्का करके। तो ये जो भी कुछ है मैं करूँगा ये बहुत लाइटली करूँगा। क्यों पता? क्योंकि जब पेपर बड़ा हो जाता है तो ये मान लो कि एक A4 साइज है, कल को मेरे पास हाफ इम्पीरियल होगा और मैं डार्क लाइन कहीं से भी अगर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, शायद मैं आगे जाके उसको एडजस्ट नहीं कर पाऊँ। तो ये सब चीज करने के लिए बहुत हल्के पेंसिल लाइन से आपको प्लानिंग लेना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस बिल्डिंग का मैं साइड वाला हिस्सा, जो कलरिंग बिल्डिंग का साइड वाला हिस्सा मैं ले लूंगा और बहुत ही हल्का करके जरूर ड्रॉ करना है, क्योंकि हमें मालूम नहीं कि आगे जाके सेट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, और मैं इसके अंदर बताऊंगा कि मैंने रूल ऑफ थर्ड, गोल्डन लाइन, फोकल पॉइंट किस एरिया को दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ये सब चीजें मैं थोड़ा थोड़ा ऐसा प्लानिंग करते हुए देख पा रहा हूँ कि तकरीबन ये सेट हो चुका है और ये सेट हो जाएगा मेरे कंपोजिशन के अंदर। अभी उसके साथ साथ मैं ड्राइंग भी कवर करूँगा कि ड्राइंग को कैसे आपको मेंटेन करना है किसी भी एरिया में। इसकी एक चौड़ाई है, उस चौड़ाई के हिसाब से उसकी हाइट है, हाइट के हिसाब से आपकी जो छत है ऊपर, जैसे मान लो ये मैंने बिल्डिंग यहाँ पे डाला, ठीक है, यहाँ पे मैंने बिल्डिंग डाला, तो इसकी चौड़ाई के हिसाब से, ये जो चौड़ाई के हिसाब से ये जो हाइट यहाँ पे बना, इसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करेंगे। उसके ऊपर एक आंख बंद करके, हाथों को सीधा करके, ऐसे हाथों को सीधा करके एक आंख बंद करके जब देखेंगे तो देखेंगे ये कितना है, फिर वो छत कितना है। मैं ऐसे इस वक्त मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा जमीन से लेकर के छत कितना है और फिर छत के ऊपर से लेकर के वो कितना है। ठीक है, तो उससे कि मैंने देखा कि इसको 3 भाग करेंगे, 3 भाग करेंगे तो 1 भाग का साइज ऊपर है, उससे भी थोड़ा कम है, तो उसी हिसाब से मैंने रखा। हालांकि मैंने इसको अंदाजा से डाल दिया, फिर भी आप इसको नाप सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। अगर जो है इससे आधा ऊपर वाला है तो मैंने देखो ये आधा ऊपर और डाल दिया ये छत का। तो अगर आपको खुली आंखों से आपको ये कैचिंग हो रहा है तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ड्राइंग क्यों नहीं क्लियर हो रहा है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, उसको नाप सकते हैं उसकी चौड़ाई के साथ। और एक चीज यहाँ पे कैसे ड्राइंग, और एक चीज देखना कि इसकी चौड़ाई के साथ ये वाला साइड वाला वो जो घर के जो गेट, सामने वाला गेट है, एरिया है, वो वाला एरिया कितना चौड़ा है। तो ऐसा करके आप फिर से आप नापेंगे
फिर आप महसूस कर पाएंगे बहुत ही पतला है। ऐसे में हमको क्या माइंडसेट क्या है कि इधर भी तो दीवार है, वो चौड़ा होगा ही, अब बहुत चौड़ा डाल देते हैं जिससे कि वो गड़बड़ हो जाता है। तो वो ड्राइंग ऐसा मिस्टेक नहीं करेंगे। अभी यहाँ पे हम अच्छा क्या कर सकते हैं, एक खिड़की है, हम 2 खिड़की डाल सकते हैं। सुंदर बनाने के लिए ये सब चीजें जो है आपको धीरे धीरे आपको माइंड में आएगा, जैसे जैसे आप ऑन द स्पॉट में काम करेंगे और कुछ उसमें से सीखते रहेंगे हर रोज। ओके, तो मेरा क्या क्या हुआ, मैंने जो नोटिस किया यहाँ पे मेरा गोल्डन लाइन चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है गोल्डन लाइन। तो दोनों गोल्डन लाइन पे जो मेरा 2 घर है जो आज के सब्जेक्ट में, वो दोनों घर ऑलरेडी आ गया। तो अगर मैं कुछ फिगर भी ऐड करूंगा इस गोल्डन लाइन पे आसपास बनाऊंगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि गोल्डन लाइन हमारे आंखें देखना पसंद करते हैं। गोल्डन जहाँ हिट करता है वो गोल्डन पॉइंट हो गया। वहां पे अगर ऐसा कुछ चीजें है तो ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ चीज नहीं तो गोल्डन एरिया हो जाता है ऐसा, ठीक है। तो काफी बड़ा एरिया हो जाता है, तो गोल्डन एरिया हो जाता है वो, तो वो भी हमें कोई दिक्कत नहीं, वो हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारे लिए भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे एक विदिंग स्पेस बोलते हैं, जिससे कि आपको स्पेस मिलना चाहिए। जैसे कि बहुत बड़ा बिल्डिंग हो जाए तो भी मजा नहीं आएगा, थोड़ा बैकग्राउंड चाहिए, हाँ। और बहुत बैकग्राउंड हो गया, घर छोटा हो गया तो भी मजा नहीं आएगा। इन चीजों को ध्यान रखना है। तो जैसे कि हम किसी चीज को देख रहे हैं, वहां पे महसूस करना है कि वो मैं जहां से जहां तक उसको देख रहा हूँ, जो खूबसूरती बन रहा है उसकी वजह शायद उसके आसपास भी है। बहुत बार मतलब ये चीज समझ में नहीं आता है कि उसकी कारण कौन है, उसकी कारण आसपास होता है। मतलब कोई भी चीज आप एक मूवी देख रहे हो, उसके अंदर एक हीरो हीरोइन डांस कर रहे हैं, वो अच्छा लग रहा है देखने में, आप वजह नहीं ढूंढ पाते। वजह ये है कि वो अच्छा लगने के पीछे उसके जो और जो साइड एक्टर्स है, जो क्या बोलते हैं उसको, जो छोटे एक्टर्स जो है, वो जो साइड में जो डांस उसको करते हैं उसके साथ, तो उसके कारण वो खूबसूरत लगता है ना। तो पूरा हीरो और हीरोइन की वजह से उनके जो पहनावट में फर्क डालते हैं, और बाकी जो एक्टर्स होते हैं उनके अंदर वो पहनावटी अलग डाल देते, तो उसमें क्या है कि वो डिफरेंट कर देते हैं और उसको हीरो और उसको हीरोइन कर देते हैं ना। तो ये चीजें हमें पिक्चर के अंदर भी मेंटेन करना, सेम चीज है उस तरह से। तो यहाँ पे क्या है कि ये एरिया मेरा खूबसूरत है, ये खूबसूरत है, तो बाकी जो चीजें है उनको मैं मतलब डार्क शेड से या ऐसा कुछ रैंडमली ऐसा कुछ करूंगा जिससे कि वो छुप जाए। और छुप जाए मीन्स खराब नहीं करना किसी चीज को, उसके अंदर कुछ नेचुरल इफेक्ट डालने के, कुछ केले का पेड़ ऐसे ऐसे कुछ चीजें हमें देखने को मिल रहा है, उसे भी यहाँ पे उठाएंगे। और क्या करते हैं हम, जैसे खुद से कुछ चीजें ऐड कर देते कहीं पे, तो जैसे हम रेफरेंस से सीखते हैं, जैसे यहाँ से सीखा, यहाँ पे कुछ केले का पेड़ पत्ता नहीं है, तो मैं खुद से भी 2-4 डाल सकता हूँ ना, क्या फर्क पड़ता है। तो ये चीज है कि हम खुद से भी कई बार कई चीजें ऐसे डाल देते जिससे कि वो और बेहतर हो जाए। यहाँ पे पेड़ नहीं था तो मैं और एक डाल के इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और एक डाल दिया। ये हमारे हाथ में है। अभी क्या ये इसके ऊपर अभी देखना है कि लाइट कहाँ पे है, फिर मिड टोन कहाँ पे है, ये सब चीजें हमें देखना है। तो बहुत बड़ा एरिया है ड्राइंग करने के लिए मैंने लिया है, तो अभी धीरे धीरे इसको कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको भी समझ में आएगा कि जो ड्राइंग मैंने लिया है कहाँ से कहाँ तक। कोई ऐसा चीज है जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, मान लो बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, कई बार बहुत वो बेकार सा कलर होता है, मतलब अजीब सा एक कलर जो कि उसके अंदर रहता है, वो मैच नहीं करता चीजों के साथ, तो वैसे में आपको उसको छोड़ना है या उसको आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक जो गांव का जो एक फीलिंग लाने के लिए जो यहाँ पे जो कपड़े वपड़े टांग रहा है उसको भी हम यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश किया है। यहाँ पे एक दरवाजा का है, गेट है, तो थोड़ा डार्क शेड्स है। इसके अंदर भी एक एक्सटर्नल जो किचन साइड का बना हुआ है, जो और आप जब भी जाते हो आप सिंगल कलर के जरिए आपको शेडिंग डालिए। क्या होता है, आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कहाँ से कहाँ तक आपको शेडिंग डालना है, कहाँ पे ज़्यादा डार्क है, कहाँ पे कम है, ये सब चीज़ें। तो मैं थोड़ा समय देके इसको जरूर करूँगा, इसी तरह से धीरे धीरे इसको करने की कोशिश करूँगा।
और आपके कुछ इसके बीच में कुछ सवाल है तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो भी जरूरी है। अभी क्या, ये पीछे वाला जो भी शेड्स है थोड़ा डार्क है। आप कैसे पता कर सकते, दोनों आंखों के पलकों का आधा आधा बुझा दीजिए तो आपको दिख जाएगा कि वो थोड़ा डार्क है। तो यहाँ पे ये कुछ शेडिंग के वजह से मैंने ऐसे जो है डाला एक शेडिंग पेन से। क्रॉसिंग शेडिंग क्यों डाला जाता है? क्रॉसिंग से क्या होता है, जल्दी हम फिलअप कर देते हैं, उस एरिया को भर देते हैं। यहाँ पर भी जैसे कुछ ऐसा शेडिंग। और ये जो लाइन नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, किधर कैसे पता लगेगा? आप उसके ऊपर पेंसिल्स को इस तरह से पकड़ के रखिए, मतलब जो बिल्डिंग है उस हाथ को सीधा कीजिए, उस तरह से ऐसे देखिए, वो पता लग जाएगा वो किधर को झुक रहा है कि नहीं झुक रहा है, वो सब पता लग जाएगा। तो ऐसे मैं हमेशा करता हूँ। और पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था कि इस तरह से आप आपके आई लेवल्स ढूंढ निकालेंगे, और आई लेवल्स बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है हर बार आपको कंपोजिशन करते समय। धूप इस तरह से आ रहा है, बट जो स्टेप्स है उसके ऊपर वाला हिस्से में ज़्यादा लाइट होगा, तो इसीलिए साइड वाला में थोड़ा सा शेडिंग कर रहा हूँ। हर एक चीज़ का एक लॉजिक है। आप आंखों के पलकों को आधा आधा बुझाएंगे तो आपको दिखेगा कि कौन ज़्यादा ऊपर आ रहा है, कौन ज़्यादा नीचे जा रहा है, ये सब चीज़ें। यहाँ पे जो टाली का छत है और ये जो छत है एक्चुअली एक कलर है। तो यहाँ पे मैं सिंगल पेंसिल्स लाइन से कर रहा हूँ, तो उससे मैं कुछ कलर नहीं कर रहा हूँ। जब मैं कलर से करूँगा कुछ, तो क्या है कि हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा कि उसका कलर कितना है, तो उस हिसाब से आपको कलर करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि आप सिंगल्स कलर से या पेंसिल से या सिंगल थंबनेल बना लेते हैं अच्छा, बट कलर करते समय वो प्रॉब्लम होता है। वो क्यों होता है कि उस कलर्स का कितना डार्क करना है वो आपको नहीं पता चलता। उस कलर्स में कितना कलर देने से वो वैल्यू परफेक्ट रहेगा, जितना लाइट या डार्क दिख रहा है वो आपको पता नहीं रहता, जिसकी वजह से ये चीजें होता है। तो ऐसा नहीं कि पूरा बैकग्राउंड डार्क कर देना है, तो मैं थोड़ा लाइट स्केच भी डाल रहा हूँ, तो लाइटली भी रहेगा। ये तो छत का जो किनारा रूफ जो चार है वो भी तो हम क्लियर इसी शेडिंग से बता सकते हैं। और जो मैं कह रहा था कि ये जो है बिल्कुल सफ़ेद नहीं है, जिससे कि मुझे एक थोड़ा सा, मैं यहाँ पे पेंसिल से शेडिंग कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा घुमा दिया शेडिंग को, जिससे कि वो अलग दिखे, थोड़ा एक जैसा ना दिखे।
ऐसे प्रैक्टिस करना क्यों चाहिए? आपके हाथों में कंट्रोल है कि नहीं? आप शेडिंग कर रहे हो जो कंट्रोल से आपके, वो जैसे मैं पत्ते रखा है यहाँ पे, पत्ते के चारों तरफ से वो शेडिंग हो रहा है। ये जो है कोई शॉर्टकट चीज़ नहीं होता। ये सब चीज़ करने से ही आपको जो है, आप जो भी कलर पेंटिंग करते हैं, जो भी मीडिया में काम करते हैं, आप कॉन्फिडेंस के साथ उसको ब्रशेस चलता है या गलत नहीं होता वहाँ पे। बट क्या होता है कि आप ये प्रैक्टिस नहीं करते हैं और आपके ब्रश में भी वही हलचल, वही दिक्कत रह जाता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हम करते हैं पेंसिल से, ये जैसे शेडिंग करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस तरह से शेडिंग करना। तो मैं भूल गया यहाँ पे, अगर एक फिगर रखता तो फिगर को भी लाइट में रख देता। चलो यहाँ पे कोई नहीं। और जब कभी ऐसा फिगर वहाँ से पास हो रहा है तो आपको एक झलक देख लेना है कि वो फिगर का साइज क्या था, क्या नहीं है ना। तो जिससे कि आप एक मतलब फिगर अच्छी तरह डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फिगर डाल रहा हूँ, जैसे कलर्स लेते हुए। तो यहाँ पे जो है, जो विलेज का जो फ्लेवर, मतलब विलेज का जो बनावटी डालने के लिए जिस तरह से कलर्स को मतलब गोद में लेके और बाल्टी लेके ऐसे चलते, वो वाला आप डाल सकते हैं। जैसे शेडिंग एक आधा जरूर बच्चे में डालता ही हूँ, जिससे कि थोड़ा और बेहतर हो जाए और कंपोजिशन में एक कहानी बन जाए। जैसे बच्चे जिद करते ना कि मैं भी पानी लेने जाऊंगा, तो बच्चे भी उसके साथ गए होंगे या जा रहे या आ रहे, जो भी कुछ ऐसा। तो इस तरह से आप, ये क्या हो गया, गोल्डन लाइन पे आ गया, जिससे कि खूबसूरत। और ये फिगर कैसे कैलकुलेट करना इस बिल्डिंग के अकॉर्डिंग, या जब उसके पास से कोई गुजर रहा है तो आपको नाप लेना है हेड कहाँ से और वो उसका पाँव कहाँ तक लेना है। अभी इस बिल्डिंग का इस छत के ऊपर थोड़ा सा शेडिंग आ रहा है, तो मैं इसको और थोड़ा ऐसा ढक देता हूँ। पीछे और थोड़ा डार्क जाएगा तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, बीच बीच में थोड़ा डार्क जाएगा। डार्क अचीव करने के लिए थोड़ा सा क्रॉसिंग में शेडिंग डालते तो क्विकली और डार्क आ जाता है। तो यहाँ पे डार्क क्यों ज़्यादा ज़रूरी था, ये जो छत है अच्छी तरह मेरा क्लियर उभर के आए, और इसके अंदर डार्क जरूरी था क्योंकि ये भी डार्क हो चुका, तो ये अच्छा सा डार्क होगा तो ये दिखेगा सामने वाला। क्योंकि हर किसी का एक कलर है, हर किसी का एक वैल्यू है। वो जो है, अगर मतलब हर किसी को शेडिंग नहीं करेंगे तो नहीं दिखा सकते। बट उस शेडिंग में हमें समझना पड़ेगा कौन थोड़ा सा ज़्यादा लाइट है, कौन थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है, ये सी चीज़ है। इवन ये पत्ते के अंदर भी शेडिंग है, वन साइड एक शेडिंग देना पड़ेगा, जिससे कि तो पत्ते भी दिख रहा है, फिर भी उसमें क्या शेडिंग भी डाला हमने। यहाँ पे कुछ लाइंस डाल सकते, जैसे टीन सीट है जो है दिखाना चाहते हैं, बट हल्का करके डाला है। पेन होने के कारण बहुत हल्का तो नहीं कर सकते आप। अभी जैसे यहाँ पे कपड़े है और पीछे वाला बिल्डिंग का वो ज़्यादा व्हाइट है, तो कपड़े के ऊपर थोड़ा हम शेडिंग डाल देंगे। तो ऐसा चीज़ें जो है नेचर भी उल्टा जो है करते हैं, कभी बैकग्राउंड में डार्क होता है, कभी सामने डार्क होता है। तो आप इसको थोड़ा सा चेक कर सकते हैं कि एक्चुअली डार्क कौन है, कौन सा कलर वाला डार्क ज़्यादा है, ऊपर का कपड़ा है कि पीछे का जो है दीवार है। यहाँ पे गेट है जो कि इसके पीछे छुपा हुआ है।
तो ये अगर कपड़ा है तो यहाँ पे शैडो भी डाल सकते हैं। तो डिफरेंट पेड़ है, नारियल पेड़ जैसे, वैसे भी हम इधर डाल रहे और डाल के देख रहे हैं ना कि कैसा हो सकता है चीजों को। और थोड़ा सा पेशेंस चाहिए है जिससे कि आप इन चीज़ों को सीख पाए, चाहे आप वीडियो देख रहे हो, चाहे आप खुद से कर रहे हो। तो इतनी जल्दी से जो है आप नहीं कर सकते। पेशेंस बिल्कुल चाहिए आपको, धीरज रखना है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखना है। अभी इन काम के बीच में क्या होगा, यहाँ पे जो है इस नीचे में थोड़ा ग्रीनरी जो है शैडो के नीचे थोड़ा डार्क नजर आ रहा है। तो रेफरेंस के अंदर आप नोटिस करेंगे तो बहुत कुछ इस तरह से आपको दिख जाएगा। तो अलग अलग कलर्स, जैसे यहाँ पे थोड़ा डार्क है इसकी किनारा। और देखिए सिंगल पेंसिल ड्राइंग के जरिए सब हो रहा है, फिर भी हर एक चीज क्लियर हो रहा है। यहाँ पे जैसे ये घास है तो पूरा घास तो लाइट नहीं है, जमीन का क्या सीधा है ना, ऐसा ऐसा, तो इसलिए ऐसा जो है शेडिंग दे रहा हूँ। तो कई बार शेडिंग के जरिए हम उसके बनावटी, जैसे यहाँ थोड़ा सा कर्व है ना ऐसे, तो उधर शेडिंग क्या है, कुछ शेडिंग ऐसे कर्व देना है। और ये जो साइड वाला शेडिंग होता है वो भरने के लिए होता है। तो देखो ऐसे करके आप घुमाव देंगे तो वो चीजें घूमेगा। अब यहाँ पे जो भी कलर्स है, जो भी कुछ है, उसका घुमाव शेडिंग, मतलब घुमाव शेडिंग से घुमाव होगा, और स्ट्रेट शेडिंग जैसे शेडिंग है वैसे देना है। कलर्स में बेनिफिट है कि डिफरेंट कलर होने के बाद चीजें अलग अलग से आप आराम से दिखा सकते हैं। और नुकसान ये है कि आपको समझ में नहीं आता कलर्स में जाके कि कौन ज़्यादा डार्क है कौन ज़्यादा लाइट है, क्योंकि हर एक कलर का जो इंटेंसिटी है, कलर का जो प्योरिटी है वो डिफरेंट है। एक येलो के साथ एक रेड के साथ, मतलब जितना येलो लिया उतना रेड या ब्लू लेंगे तो सेम वैल्यू नहीं होगा। कैसे समझ सकते हो, आपने जितना ब्लू लिया एक पेपर में लगाया, जितना ब्लू येलो लिया एक पेपर में घोल के लगाओ, मतलब एक ही क्वांटिटी का आप ले लीजिए, पेपर में लगाइए और उससे फोटो लीजिए, ड्राई होने के बाद उसको ब्लैक एंड व्हाइट में फिल्टर कीजिए, तो आपको दिखेगा कि दोनों वैल्यू में अंतर है। तो इसके मतलब शायद येलो को आपको ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, ऐसे देखना पड़ेगा कौन सा कलर कितना लेने से मुझे वो जो वैल्यू दिख रहा है वहां पे वो चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि हम कन्वर्ट कर रहे हैं, सब वैल्यू में चेंज कर रहा है। अभी जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो घर का जो लाइट है इससे क्या हो रहा है, वो ज्यादा लाइट है, तो ये क्या हो जाएगा, शेडिंग आ जाएगा। ये शेडिंग आ गया, तो ये क्या हो गया, फिर सामने वाला चीज है जो हीरो बन गया, ये वाला एरिया हीरो बन गया। तो ऐसे करके आप जो है तैयारी कर सकते हैं। अभी देखो एकदम से बराबर नहीं है, थोड़ा जिग जैग ये बिल्डिंग भी लिया जिसके कारण और ब्यूटीफुल हो गया, तो ऐसा। तो ये तैयार है, इसे अभी हम वाटर कलर करें चाहे कुछ और करे तो वो वैसे ही खूबसूरत हो चुका। तो इस तरह से आपको हर दिन
जो कि कंपोज करना चाहिए। इसको घुमा घुमा के आप कंपोज करके देख सकते कि कैसा हो सकता है। एक कपड़ा सूख रहा है ना, जब कलर करते आप देखेंगे, जूम करके कभी देखिएगा मेरे पेंटिंग जो भी आपको इंस्टा पे जहाँ पर भी पेंटिंग मिलता है, कपड़ा भी होगा तो उसमें भी 2 शेडिंग होगा, 3 लेयर होगा, 2 लेयर होगा, जिससे कि उसको डायमेंशन मिले। ठीक है, यहाँ पे कपड़े है, वो कपड़े को वैसे सीधा छोड़ने से बाद नहीं बनेगा, उसमें कुछ शेडिंग है, कलर के जरिए शेडिंग दिया जाता है। तो ठीक है, तो पीछे का डार्क दिया, फिर सामने ये भी अंधेरा था, यहाँ पे उतना कलर दिया। दोनों में अंतर है, तीसरे में अंतर है, चौथे में अंतर है, तो अंतर डालना आप ही को पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा कितना अंतर है। जैसे ये सब खिड़की विड़की खुद से डालना है, जैसे यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया, इससे थोड़ा सा क्या और अच्छा हो जाता है, कंपोजिशन थोड़ा और खुल के आता है। ये चीजें आप सीखते हैं जब अभी ऑन द स्पॉट काम करते, इधर उधर से आप जब काम करते हैं, बहुत सारे कंपोजिशन देखते हैं, बिल्डिंग देखते हैं, तो वहां से आप ये चीजें सीखते हैं। अभी ये दोनों फिगर्स को और एक फिगर डाल के आप उसको मतलब जस्ट एक नेचुरल बना सकते हैं। कुछ एक फिगर यहाँ पे भी डाल सकते कि घर में जा रहा है, बट यहाँ पे बहुत पेंसिल शेडिंग हो रहा है तो यहाँ पे आएगा नहीं। तो कुछ इस तरह से आप कंपोजिशन तैयार कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा, ये समझ में आया ये प्रोसेस क्या है, कैसे होता है और क्यों जरूरी है। इसी से हम, ये हो गया ना आपका, तो ये देखो ये ऑलरेडी ये तैयार है आपके पेंटिंग, तो ये आसानी से इसके बाद आप पेंटिंग कर सकते हैं। इसको वैल्यू के जरिए धीरे धीरे आप उसको लाइट एंड डार्क के बीच में वेरिएशन डालना है, फिर सिंगल कलर, फिर 2-3 कलर से करो, फिर उसके बाद मल्टी कलर ले लो। ये सब चीज़ें आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना है। तो चलिए, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलेंगे इसी तरह नेक्स्ट कंपोजिशन के साथ, और आपको क्राउड का बहुत मज़ा आया होगा। थैंक यू सो मच। तो फाइनली ये तैयार हुआ स्केचिंग।